जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विगत कुछ दिनों से हम परिवार के बारे में पढ़ रहे हैं। परिवार एक संस्था के रूप में हमने ये जाना कि परिवार एक सार्वभौमिक अवधारणा है जो विश्व में सभी कालखंडों में व्याप्त रही है। यद्यपि उनके स्वरूप, उनके पैटर्न्स अलग अलग रहे हैं सभी समाजों में, पर अगर हम सार रूप से देखें तो परिवार के दो स्वरूप हमें हमेशा से ही विद्यमान मिले हैं देखने को। वो हैं एकाकी परिवार, न्यूक्लियर फैमिली, और एक्सटेंडेड फैमिली, विस्तृत परिवार, जिसे भारतीय संदर्भ में तो संयुक्त परिवार कहा जाता रहा है। जैसे कि मैंने आपको पिछली कक्षा में भी बताया था कि संयुक्त परिवार जो पारिभाषिक शब्दावली है, इसका भारत में प्रयोग मूलतः ऐसा माना जाता है कि अंग्रेजी शासन के बाद ही आया, क्योंकि उससे पूर्व तो जब परिवार की बात होती थी तो इसका मतलब ही होता था संयुक्त परिवार। और न्यूक्लियर फैमिली या एकल परिवार भारत में अपना स्थायित्व रखते ही नहीं थे। ये बात मैं आपको लगभग 300 वर्षों पुरानी बता रही हूँ। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है आज जो चर्चा करने के लिए हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, और वो बिंदु है कि क्या, और ये जो बिंदु आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, ये लगभग उसका क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो जाता है, उसकी शब्दावली परिवर्तित हो जाती है, पर अमूमन ये देखने में आया है कि इसके आसपास घूमता हुआ प्रश्न हमेशा विश्वविद्यालय परीक्षा में पूछा जाता है। तो आज इसी बिंदु पे हम बहुत गहराई से चर्चा करेंगे, और कई विद्यार्थी इसका उत्तर गलत लिख देते हैं, क्योंकि जो हमारे एक माइंड सेट में बैठा हुआ है। देखिए, आप समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं, आप एक विज्ञान विषय पढ़ रहे हैं, ये एक कलात्मक विषय नहीं है जहाँ कल्पना का कोई भी अस्तित्व व्याप्त हो। यह ऐसा विषय नहीं है। ये ऐसा विषय है जहाँ हमें तथ्यात्मक बातों को अपने विश्लेषण में रखना होता है। और हमसे बहुत बड़ी भूल ये हो जाती है, कई बार विद्यार्थी मुझसे जब ये प्रश्न पूछते हैं कि हमने बहुत अच्छा आंसर लिखा, बावजूद हमारे 100 में से 35, 36, 37 नंबर क्यों आए? तो किंचित मैंने जो पाया है, संभवतः मैं जो समझती हूँ, मैं ये दावा नहीं कर रही कि मैं पूरी तरह से सही हूँ, लेकिन मैंने ये पाया कि हम समाजशास्त्र को कलात्मकता की ओर ले जाते हैं। हम उसे साहित्य की दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं, और जो तथ्य, जो विचारधारा हमारे मन मस्तिष्क में लगातार सुनने के कारण, बिना पढ़े सिर्फ सुनने के कारण जो अंकित हो जाती है, उसे ही हम यथार्थ मान लेते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। जैसे जब हम संयुक्त परिवार की बात करते हैं, और आपसे मैं 2-3 प्रश्न पूछती हूँ। जैसे एक प्रश्न पूछा कि क्या संयुक्त परिवार परिवर्तित हो रहे हैं, पहला। दूसरा, क्या भारत में परिवार नामक जो संस्था है उसमें परिवर्तन आ रहा है? ठीक है, उत्तर लगभग सबका एक ही है, जो मैं आपको भी बताऊंगी। तीसरा, क्या संयुक्त परिवार बिखर रहे हैं? चौथा, क्या संयुक्त परिवार पूर्णतः खत्म हो रहे हैं? पांचवा, क्या एकाकी परिवार का वर्चस्व भारतीय समाज में बहुत अधिक व्याप्त हो गया, संयुक्त परिवार पूर्णतः समाप्ति की ओर है? ये 5 तरीके मैंने बता दिए। इट माइट बी पॉसिबल कि आपका एग्जामिनर किसी और तरीके से अपने क्वेश्चन को कंस्ट्रक्ट कर ले, अपने प्रश्न को किसी और तरीके से बना ले, लेकिन आसपास यही बात, जो आधार बिंदु है, वो यही बात रहेगी। ठीक है। अब जहाँ तक मैं समझती हूँ, मैं पिछले लगभग 23-24 सालों से पढ़ा रही हूँ, और 23-24 सालों में लगभग 20-22 साल से कॉपीज चेक कर रही हूँ विश्वविद्यालय परीक्षा की। मैंने जो उत्तर
पाया विद्यार्थियों द्वारा लिखित, वो सभी बिल्कुल बड़े विश्वास से लेते हैं कि हाँ, भारत में संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, संयुक्त परिवार बिखर रहे हैं। ये उत्तर गलत है। ये एक विश्लेषणात्मक, एक साइंटिफिक अप्रोच नहीं है। ये तो यूँ हुआ कि आपने जो कुछ सुना, जो कुछ आप देख रहे हैं, बिना उसका तार्किक विश्लेषण किए आपने देखा आपके आसपास जितनी फैमिलीज़ हैं जहाँ पहले दादा दादी और चाचा चाची, ताऊ ताई सब लोग रहते थे, जहाँ परिवार में मिनिमम 7-8 लोग रहते थे, मैक्सिमम 20-25 लोग रहते थे, अचानक से अब 2-2 जने रहने लगे। 2 जने मतलब पति पत्नी और फिर उनके बच्चे, तो इसका मतलब संयुक्त परिवार तो टूट गए। ये पूर्णतः सत्य नहीं है। और एक समाजशास्त्री के लिए तो ऐसा कहना, मैं समाजशास्त्री नहीं हूँ, मैं कदापि ये जीवन के अंत तक नहीं मान सकती कि मैं समाजशास्त्री हूँ। मैं समाजशास्त्र की विद्यार्थी हूँ, क्योंकि मेरा ये विश्वास है कि कोई भी विषय इतना वृहद होता है, इतना बड़ा होता है कि कभी भी कोई भी व्यक्ति ये दावा कर ही नहीं सकता कि किसी विषय विशेष का उसे पूर्णतः ज्ञान है। और मैं तो ये दावा कदापि नहीं कर सकती, क्योंकि डे बाय डे आप लोगों के साथ मैं समाजशास्त्र को एक नए दृष्टिकोण से देखती हूँ, जानती हूँ, समझने की कोशिश करती हूँ। जितनी बार मैं समाजशास्त्र की नई पुस्तकों को पढ़ती हूँ, समाज से जितना मेरा संपर्क होता है, जितना रिसर्च वर्क जब किया जाता है, तो ये पता चलता है अरे ये बात तो हमें पता ही नहीं थी, इस तथ्य से तो हम परिचित थे ही नहीं। तो समाजशास्त्र एक ऐसा विषय, समाजशास्त्र ही नहीं सभी विषय ऐसे होते हैं, पर चूँकि मैं समाजशास्त्र की विद्यार्थी हूँ इसलिए आपके सामने ये बात रख रही हूँ कि ये निरंतर सीखने की प्रक्रिया है। ये विषय आप निरंतर सीखेंगे। तो जो मैंने पिछले 22-23 सालों में सीखा, उसका निचोड़ ही मैं आपको बता रही हूँ कि संयुक्त परिवार टूट नहीं रहे हैं, यद्यपि उनका स्वरूप परिवर्तित हो रहा है। बच्चों, ये दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा अंतर है, किसी चीज़ का टूटना, बिखरना और किसी चीज़ के स्वरूप में परिवर्तन होना। जब कोई चीज़ टूटती है, बिखरती है, तो उसमें भावनात्मक दूरी स्थापित हो जाती है, भावनात्मक संबंध नहीं रहते। परंतु अगर स्वरूप परिवर्तित हो रहा है तो वहाँ भावनात्मक संबंध बिखरते नहीं हैं। चलिए हम देखते हैं कि समाजशास्त्रियों का इस संबंध में क्या विचार है। मैंने अपनी बात रखी, लेकिन सिर्फ मेरी बात ही अपने आप में सार्थकता आपके उत्तर को नहीं दे पाएगी, इसलिए आवश्यक है कि हम कुछ तथ्यों पर ध्यान दें, उनके बारे में चर्चा करें। जैसे कि जो परंपरागत संयुक्त परिवार की अवधारणा का प्रयोग करते हैं, जो समाजशास्त्री, जो समाज वैज्ञानिक परंपरागत संयुक्त परिवार की अवधारणा का प्रयोग करते हैं, उनका तो ये मानना है कि परंपरागत संयुक्त परिवार विघटित नहीं हो रहे हैं, बल्कि नई परिस्थितियों तथा कारणों से अनुकूलन तथा व्यवस्थापन कर रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं, अपने आप को थोड़ा बहुत मॉडरेट कर रहे हैं, अपने आप को थोड़ा बहुत उन परिस्थितियों के साथ स्वयं का स्थापन कर रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं। इस संबंध में हम चर्चा कर सकते हैं। I.P. देसाई ने अपनी मोनोग्राफी, जिसे वी निबंध कहते हैं, उसमें उन्होंने एक ऐसे लिखा था, सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ। शुड आई रिपीट इट अगेन? I.P. देसाई, ये भारत के एक बहुत प्रसिद्ध समाजशास्त्री रहे हैं। उन्होंने अपने एक मोनोग्राफ में, अपने एक वी निबंध में सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ इस नाम से एक वी निबंध लिखा, और इस तथ्य पर उन्होंने विस्तार से प्रकाश डाला कि संयुक्त परिवार के अनेक प्रकार हैं।
विभिन्न कारणों तथा परिस्थितियों के कारण परंपरागत संयुक्त परिवार बदल रहे हैं और ये ऐसा परिवर्तन अवश्यंभावी भी है, आवश्यक भी है, लेकिन उनके परिवर्तन की प्रक्रियाएं नई परिस्थितियों से अनुकूलन कर रही हैं। ठीक है, देखिए दो तरह की विचारधारा चलती हैं, एक परंपरागत, एक आधुनिक। तो वो विचारक जो कि परंपरागत संयुक्त परिवार की अवधारणा का प्रयोग करते हैं, उनका ये मानना है कि परंपरागत संयुक्त परिवार विघटित नहीं हो रहे हैं, टूट नहीं रहे हैं, अपितु वो परिवार जो नवीन परिस्थितियाँ, अभी नवीन परिस्थितियाँ कौन सी हैं हम जानेंगे अभी। तो जो नवीन परिस्थितियाँ या जो नवीन कारण हैं उनके अनुसार अनुकूलन कर रहे हैं, व्यवस्थापन कर रहे हैं। अभी नवीन परिस्थितियाँ कौन सी हैं चलिए जानते हैं। पहला है औद्योगिकीकरण। तो इस संबंध में AR देसाई क्या कहते हैं? देखिए IP देसाई अलग हैं, AR देसाई अलग हैं, ये दोनों नाम अलग हैं, तो बच्चों इन्हें मिला मत लेना, पर सौभाग्य से दोनों ही देश के प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं। तो AR देसाई का कहना है कि जो कृषि परंपरागत पितृ सत्तात्मक संयुक्त परिवार व्यवस्था को प्रोत्साहन देती है, औद्योगिकीकरण ने उनको प्रभावित किया है। औद्योगिकी क्रांति के बाद, अब औद्योगिक क्रांति क्या है ये आपने 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं की कक्षा में भली भांति पढ़ा है, तो अगर हम इस पे जाएंगे तो हम अपने मुख्य बिंदु से भटक जाएंगे। तो औद्योगिक क्रांति के बाद मानव समाज में अनेक परिवर्तन हुए और संयुक्त परिवार भी न्यूक्लियर फैमिली में परिवर्तित हुए हैं। कैसे परिवर्तित हुए? पहले क्या होता था, संयुक्त परिवार में उत्पादन और उपभोग की इकाई एक ही थी, एक परिवार उत्पादन करता था। संयुक्त परिवार में 8 या 10 लोग हैं तो एक कृषि भूमि है, तो उसमें कुछ लोग हल जोतते थे, कुछ बुवाई करते थे, कुछ कटाई करते थे। परंतु धीरे धीरे इस व्यवस्था में परिवर्तन आया। अब हम क्या देख रहे हैं, क्यों परिवर्तन आया? क्योंकि विवशता थी, खुशी खुशी नहीं, ये एक विवशता रही कि औद्योगिक क्रांति के बाद। देखिए दो चीज़ें यहाँ पर डिस्कशन का पॉइंट है कि मान लीजिए किसी एक व्यक्ति के पास आज से 300 वर्ष पूर्व 100 बीघा जमीन थी, ठीक है। अब उस व्यक्ति के, आपको भी पता है, आप भली भांति परिचित हैं कि आज से 200-300 वर्ष पूर्व लगभग हर व्यक्ति के 8-9 संतानें हुआ करती थी, संभावना रहती थी, ये कहना ज़्यादा उचित रहेगा। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 100 बीघा ज़मीन है और आज से 200 वर्ष पूर्व, 250 वर्ष पूर्व उस 100 बीघा ज़मीन में 4 भाई, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, संयुक्त परिवार हुआ ना, सब बहुत खुशी रह रहे हैं और उत्पादन हो रहा है, खेती हो रही है, उसी खेती में सब मिल बांट के खाते हैं। अब वो जो 4 भाई हैं उन्होंने उस 100 बीघा ज़मीन में काम किया। अब उन चारों भाइयों के मान लीजिए 3-3 बेटे हुए, तो अब कितने दावेदार हो गए उस 100 बीघा में काम करने के लिए? कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। 4 भाई हैं, 3-3 बच्चे हुए तो 12 हो गए ना। तो 4 भाई वो, 12 वो, तो अब मान लीजिए वो चारों बुजुर्ग हो गए हैं और 12 बच्चे हैं। अब इन 12 को उसी 100 बीघा में काम करना पड़ रहा है। अब उत्पादन तो, जमीन तो उतना ही उत्पादन देगी, अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन 12 लोगों के बीच में हो रहा है। 12 के अपने भी परिवार हैं, 12 का विवाह हो चुका है। अब उन 12 के 2-2 बच्चे हो गए।
अब ऐसी स्थिति में 100 बीघा जमीन तो 100 बीघा ही है, लेकिन अब उसका उपभोग करने वाले कितने हो गए? 24 लोग हो गए। तो आप कल्पना कीजिए कि इस तरीके से जमीन तो उतनी की उतनी रही, लेकिन उसमें होने वाले उत्पादन का उपभोग करने वालों की निरंतर संख्या बढ़ती गई। अब कैसे संभव है कि सबका गुजारा हो सके? ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि एक तरफ तो ये स्थिति उत्पन्न हो रही थी, दूसरी तरफ औद्योगिक क्रांति हुई, इंडस्ट्रीज बनी, उद्योग बने, जहां मजदूरों की, श्रमिकों की आवश्यकता थी। जब उस जमीन से, उस कृषि भूमि से सबका गुजारा नहीं हो पा रहा था, ऐसी स्थिति में ना चाहते हुए भी, भावनात्मक तौर पर अपने परिवार से कोई अलग नहीं होना चाहता, ना चाहते हुए भी लोगों ने क्या किया? उस स्थान को छोड़ा और अपने जीविका उपार्जन के लिए उन्होंने क्या किया? उस उद्योग में श्रमिक के रूप में कार्य किया, या किसी कर्मचारी के रूप में, अगर शिक्षित हैं तो कर्मचारी के रूप में कार्य किया। वहाँ उनका परिवार बसा, उनका विवाह हुआ, संतान हुई। तो इस औद्योगिकीकरण ने संयुक्त परिवार के उस स्वरूप को परिवर्तित किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि परिवार विघटित हुआ। तो ये सोच, ये विचारधारा किसकी रही? परंपरागत, जो संयुक्त परिवार की परिभाषा को मानते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नगरीकरण की, कि नगरों में अनेक सुविधाएं उपलब्ध हैं, ये बात आपको पता है। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, यातायात के साधन हैं, उपभोग की वस्तुएं हैं, इसलिए लोग नगरों में रहना पसंद करते हैं। तो जब लोग गांव से, जिसे हम बहुत शुद्ध हिंदी में ग्राम कहते हैं, तो जब लोग गांव से संयुक्त परिवार को छोड़कर नगरों में आते हैं, तो उससे संयुक्त परिवार का विभाजन हो जाता है। जो नगरों में आकर रहते हैं वो बहुत कठिनाई के बाद किराए का मकान ले पाते हैं। तो नगरों में आवास की समस्या होने से व्यक्ति चाह कर भी अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों को अपने साथ नहीं रख पाता, अपने नातेदार रिश्तेदारों को अपने पास नहीं रख पाता। इस संबंध में हम देखते हैं कि I.P. देसाई ने अपने अध्ययन में, उन्होंने इस संबंध में अध्ययन किया, तो उन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने के लिए नगर जाता है, परंतु वहाँ से वापस गांव नहीं आ पाता, क्योंकि उसकी जो शिक्षा है उसके अनुरूप उसे गांव में तो कोई कार्य नहीं मिलेगा। तो इसे परिवार की आवास की जो संयुक्तता है, जो एक साथ रहने वाली स्थिति है, वो कम हो जाती है। लोग नगरों में अनेक उद्देश्य से मूल निवास स्थान छोड़ देते हैं, व्यापार, नौकरी, शिक्षा के लिए नगरों में चले जाते हैं, सरकारी नौकरी, सेना की नौकरी आदि में भी स्थानांतरण होता है ना। तो ऐसी स्थिति में आवास की समस्या के कारण शहर में भी संयुक्तता घटी। अब इसमें कोई बैड इंटेंशन नहीं है, कोई मैनाफाइड इंटेंशन नहीं है। देखिए, जब शिक्षा के लिए गांव में, अब तो परिस्थितियाँ बहुत बदल गई हैं, लेकिन दशकों पूर्व जब गांव में शिक्षा के इतने संसाधन उपलब्ध नहीं थे, ऐसी स्थिति में शिक्षा के लिए जब गांव से शहरों की ओर प्रवास होता, तो जो शिक्षित है वो लौटकर नहीं जा सकता चाहने पर भी, क्योंकि उसकी अपेक्षा अनुरूप गांव में व्यवसाय उपलब्ध नहीं है। जब गांव में व्यवसाय उपलब्ध नहीं है तो उसे शहर में ही कार्य करना है, और जब शहर में ही कार्य करना है तो किस प्रकार से क्योंकि आवास की सुविधा नहीं है, शहरों में गांव की अपेक्षा बहुत अधिक महंगाई है, आवास के आकार छोटे हैं, तो वो चाह कर भी अपने परिवार के अन्य सदस्यों को अपने साथ नहीं रख पाता। तो आज हमने दो कारणों पे चर्चा की। जब हम चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ फैमिली इन इंडिया देखते हैं तो हम दो कारणों पर आज अपना एम्फेसिस देते हैं। पहला है औद्योगिकीकरण और दूसरा है नगरीकरण। कल की कक्षा में हम और कारणों को जानेंगे जो भारत में परिवार के परिवर्तन में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, और फिर
किस प्रकार के परिवारों का स्वरूप बनकर सामने आ रहा है, इसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। ये जो कुछ आज मैंने आपको पढ़ाया है इसे बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। एक रटी रटाई परंपरा की तरफ आगे मत बढ़िएगा, क्योंकि ये जो आज आपने समझा है वो आपके एग्ज़ाम में बहुत विश्लेषणात्मक तरीके से आपको लिखना होगा, तभी आपके अच्छे अंक आ पाएंगे। अब कुछ समय बाद ही महाविद्यालय खुलने वाले हैं, हम रूबरू होकर सामने मिलेंगे, तब हमारे लिए भी ये समझना आसान होगा कि हम जो आपको समझाने की चेष्टा कर रहे हैं वो आपको कितना समझ में आ पा रहा है। लेकिन तब तक के लिए इसी आशा के साथ कि जो कुछ आपको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, बहुत ध्यान से समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।